नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव आधा निपट चुका है। अब बारी चौथे चरण की है, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान है। इसमें उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की 11 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। जिन 11 सीटों पर चुनाव है, उनमें से 7 सीटों पर बीजेपी, जबकि उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 3 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के रौद्र रूप की हो रही है। पीएम ने संजय राउत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जीते जी क्या, मरने के बाद भी मुझे गाड़ नहीं सकोगे। दरअसल संजय राउत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। राउत ने कहा था कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था और वो बार बार महाराष्ट्र जीतने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ और आखिर में उसकी कब्र यहीं खुदी और आप भी महाराष्ट्र में आते हैं। तो कैसे संजय राउत के इस बयान पर उद्धव गुट की बढ़ गई हैं मुश्किलें और क्यों पीएम मोदी का बयान है चर्चाओं में, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज पीएम मोदी का बयान सामने आया है, उसके बाद ये साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जो चुनावी समीकरण है या जिस तरह से जो सियासी घमासान मचा है, उसके बाद उद्धव गुट या कहें इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो गुस्से में थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जीते जी या मरने के बाद मुझे जमीन में गाड़ सके। अब ये इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजें आप प्रवोक कर रहे हो, क्योंकि ये शिवसेना के जो बड़े बड़े लीडर नहीं, बड़े प्रवक्ता हैं, पता नहीं कभी चुनाव लड़ा भी या जीता भी, ये संजय राउत, इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने बयान दिया, औरंगजेब से तुलना कर दी। भाई, शिवाजी के बारे में बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जमीन में गाड़ दिया औरंगजेब को, वैसे ही मोदी को भी हम लोग खत्म कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, उनको कब्र में डाल देंगे। अब कभी कभी आपको ये बोलते बोलते मर्यादा और लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए। आप जब इस तरह की गलतियां कब करते हैं? जब आप डेस्परेट हो जाते हैं, जब आप बदहवास हो जाते हैं, अपने होश को आप गंवा जाते हैं, तब आप इस तरह की भाषा बोलते बोलते आपको निकल जाता है। तो आपने तो बोल दिया, तो प्रधानमंत्री की बारी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अटैक किया है, ये इसलिए बड़ी खबर है और बड़ी एक टर्निंग पॉइंट है। वो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मारक होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे को साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी ने नकली शिवसेना बताया। नकली क्यों बताया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी निकाला जी अपने हिस्से का हथियार और ये कहा कि देखिए, ये शिवसेना ये आतंकियों का समर्थन लेकर के चुनाव प्रचार कर रही है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जहां कहीं भी होंगे, आज शर्मिंदा हो रहे होंगे। आपने वोट बैंक की खातिर आपने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप नकली शिवसेना हो। और ये दुविधा कई शिव सैनिकों को है कि जहां शिवसेना के उम्मीदवार खड़े हैं वहां तो ठीक है, जो उद्धव के साथ है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जहां शिवसेना खड़ी है वहां तो वो ठीक है, लेकिन जहां पे एनसीपी या कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां शिवसैनिक क्या इन लोगों को वोट देने जा रहे हैं? ये नहीं होगा। ये एक बड़ी दिक्कत, ये एक बड़ी समस्या उद्धव ठाकरे के लिए है। तो अब देखिए कि आपने महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से सत्ता के लिए गठबंधन बनाया, अब वही गठबंधन आपके लिए मुसीबत बनती चली जा रही है। राजीव जी, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह की स्थितियां महाराष्ट्र में आप बन रही हैं और क्या ये यहाँ पर पीएम मोदी और बीजेपी के लिए अनुकूल? देखिए, जिस तरीके से शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, जो पहले से इस बात के लिए अपनी पार्टी में फेमस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, यहां
बाला साहब ठाकरे ये हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। ये माना जाता था क्योंकि उनके वेशभूषा में कहीं से भी आपको राजनेता से ज्यादा धार्मिक नेता की छवि दिखाई पड़ती थी। रुद्राक्ष की माला, उनका भगवा ड्रेस, माथे पर तिलक, और वो हमेशा से स्पष्ट तरीके से बोलते रहे, चाहे बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला हो या फिर मुंबई में बम कांड के बाद दंगों के समय में शिवसेना की अलग अलग समय में भूमिकाओं को लेकर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर उन्होंने कभी इफ एंड बट नहीं किया। वो स्पष्ट तरीके से बात करते रहे। लेकिन उसी पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि जैसे ही वो उधर की तरफ मुड़ा, यानी कि इंडी अलायंस का पार्टनर बना, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी बनी, कांग्रेस को तो अपनी तरफ नहीं मोड़ पाई, लेकिन कांग्रेस की पूरी विचारधारा इसके ऊपर हावी हो गई। उद्धव ठाकरे आज ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं। भले ही महाराष्ट्र की जनता, जिसमें मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वहां के मुसलमान ये जानते हैं कि उसको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा है या फिर ये शिवसेना से ज्यादा खतरा है। इस बात को वो जानते हैं क्योंकि इतिहास जान चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन सुधार की बात है यहां। उसी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के ये संजय राउत, जो एक तरह से शरद पवार का एजेंट है उद्धव ठाकरे के गुट में, जिसने उद्धव ठाकरे के मति को भ्रमित कर दिया, जिसने उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाश कर दिया, आज अब उद्धव ठाकरे का विनाश चाहता है। ऐसे बयान दोगे, ऐसी बातें करोगे कि औरंगजेब की कब्र जैसे खुदी वैसे पीएम मोदी की कब्र खुदेगी महाराष्ट्र में। तुम तुलना भी कैसे कर रहे हो? तुलना तुम किसी दूसरे नेता से कर सकते थे, शासक से कर सकते थे कि महाराष्ट्र पर आक्रमण करने वाले लोगों का हश्र क्या हुआ। तुम छत्रपति शिवाजी महाराज से के संघर्षों की बात कर सकते थे, लेकिन तुम बात क्या कर रहे हो? जैसे औरंगजेब यहां हमला करता रहा और उसकी कब्र यहां खुद गई, वैसे पीएम मोदी वहां आ रहे हैं तो उनकी भी कब्र खुदेगी। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि इनके तो बातचीत में भी तुष्टीकरण दिखाई पड़ता है। उदाहरण भी देगा तो वैसे ही देगा कि सामने वाले की भावनाएं आहत न हो, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर। ये जो पीएम मोदी का गुस्सा, उनका बयान और संजय राउत की ये बयान है, वो 11 सीटों की जो आप बात कर रही हैं, इस चरण में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी, शिंदे और एनसीपी को मिलने वाली है, जो कि अभी अजीत पवार के नेतृत्व में है। अभी उद्धव ठाकरे जिस दिन संजय राउत को लात मारकर बाहर कर देंगे, उसी दिन फिर से ठाकरे गुट के शिवसेना धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू होगा, नहीं तो वो पूरी पार्टी को खत्म करके रख देगा। तो चौथे चरण में यहाँ पर कहें कि एनडीए जो है वो अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ना सिर्फ संजय राउत बल्कि शरद पवार का भी एक बयान सामने आया था। वो भी यही कह रहे थे कि पीएम मोदी महाराष्ट्र बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी हार नजर आ रही है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग का जो अब सिस्टम समझ में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ एक डिसअफेक्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोग उतने खुश नहीं हैं जैसे अगर आप यूपी में देख लें, असम के अंदर देख लें, लोग प्रसन्न हैं अपने चीफ मिनिस्टर से, अपनी सरकार से। यहाँ डबल इंजन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो जाकर के कांग्रेस को और शिवसेना उबाटा या फिर एनसीपी को वोट कर देंगे, नहीं। वहाँ लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ तो गुस्सा है, लेकिन मोदी के नाम पे वही यूनिटी है। मोदी के नाम पे आप किसी से भी आप पूछिए, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी होगा, लोकल स्थानीय लोगों से नाराज भी होगा, चाहे मुंबई हो, नासिक हो, पुणे हो, हर जगह वो क्या कहते हैं, जिससे पब्लिक ओपिनियन में आप देखेंगे कि ये सरकार से तो इतने खुश नहीं है, लेकिन वोट तो हम मोदी को करेंगे लोकसभा में। तो अब भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, और जहां जहां उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार नहीं हैं, वहां शिवसेना का भी वोट बैंक, दलित साथ में, मराठा वोट बैंक। तो ये जो समीकरण जो है वो कहीं से टूटता फूटता नजर नहीं आ रहा है। और
पूरे देश में भी अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 10 सालों में अपनी साख बनाई है, खास करके महिलाओं के बीच, तो वो सारे कास्ट, जेंडर और सारी चीज़ों का जो बैरियर्स जो होता है, रीजन, रिलीजन, सारी चीज़ों का, वो तोड़ने में कामयाब रहे। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर हालांकि कई सारे जो ओपिनियन पोल वाले हैं उन्होंने अलग अलग आंकड़े दिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से विपक्ष जो है बिल्कुल हताश हो चुका है, जिस हिसाब से एनसीपी हिम्मत हार चुकी है शरद पवार वाली, या उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता घर में बैठे हुए हैं, और कांग्रेस जिस तरह से खत्म के कगार पे है, उससे यही लग रहा है कि वोटिंग तो कम हो रही है, लेकिन वो वोट प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में जा रहा है। राजीव जी, किस तरह से अब ये जो चुनावी समीकरण, क्योंकि जो बयानबाजी सामने आई है उससे साफ है कि यहाँ पर जो पूरा जो मामला है वो एनडीए के पक्ष में आ गया है, तो उद्धव गुट के लिए क्या चौथे चरण में कुछ बचा है? देखिए, ये जो संजय राउत बोलता है या उद्धव ठाकरे बोलते हैं या फिर शरद पवार जो बौखलाहट में बोल रहे हैं, शरद पवार क्या बोलते हैं कि महाराष्ट्र में अगर बार बार आ रहे हैं तो उनको हार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सब निकम्मे पॉलिटिशियन हुए। जब तक इनके अंदर हार का खौफ ना हो, डर ना हो, तब तक ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये सत्ता भोगी लोग हैं। जितने समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, इसने पार्टी को निकम्मा बना दिया। इसके नेता जो है शिथिल हो चुके थे। इनको लगने लगा कि भाई सत्ता तो हमारे पास ही रहेगी, हमें काम करने की क्या जरूरत है। कांग्रेस सेवा दल जिस तरीके से संघ का बैकअप मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ता हैं जो गांव गांव तक पहुंच बनाते हैं, वैसे ही तो कांग्रेस सेवा दल थी। यह संगठन था जो गांव गांव तक कांग्रेस की पहुंच बनाता था। खत्म हो चुका है, यूथ विंग खत्म हो चुका है, संगठन खत्म हो चुका है, और शरद पवार उसी कांग्रेस की उपज हैं। इनको भी वही निकम्मापन दिखता है। अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो सुप्रिया सुले के हार के डर से ही कर रहे हैं। ये इसलिए मेहनत नहीं करते कि हमें क्या फर्क पड़ेगा जीत हार से। ये जब डरते हैं तभी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही बात यहां पर मोदी के लिए बोल रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में समीकरण तो उसी समय एनडीए के अनुकूल हो गया था जब शरद पवार अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, और कांग्रेस अपने नेता को नहीं बचा पाई। कांग्रेस के जितने ठीक ठाक नेता जिनका ग्राउंड लेवल पर कुछ पहुंच हो, वो सब छोड़ के जा रहे हैं। अशोक चौहान छोड़कर चले गए, मिलिंद देवड़ा छोड़कर चले गए, स्थानीय स्तर पर हजारों कार्यकर्ता छोड़कर चले जा रहे हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वो गुटबाजी में फंसे हैं। चाहे बाला साहब थोराट हो या नाना पटोले हों, ये दोनों आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो जो स्थिति टूटी फूटी पार्टियों की है, कोई भी एक पूर्ण पार्टी नहीं महाराष्ट्र में बनी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। आधी शिवसेना, आधी से भी कमी कर सकते, 1/3 शिवसेना, 1/4 एनसीपी शरद चंद्र पवार की, और जो कांग्रेस है वो बिखरी हुई संगठन विहीन, नेता विहीन पार्टी। तो चुनौती बनेगी कैसे? इसलिए महाराष्ट्र में पिछली बार शिवसेना के साथ गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें लाई थी उससे ज्यादा सीटें लाएगी। एनसीपी को एक भी सीट मिल जाए गनीमत है। 1-2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिख रही है। मतलब ये 45+ सीटें महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की आएगी, एनडीए की आएगी। तो इंडियन अलायंस के लिए महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के चौथे चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, वहां के समीकरण शरद पवार के एक बयान से भी समझे जा सकते हैं। शरद पवार ने एक दिन पहले ही कहा कि एनडीए महाराष्ट्र में अपने प्रदर्शन को लेकर अनिश्चित है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित करने के लिए लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वहीं संजय राउत का पीएम मोदी को औरंगजेब से उनकी तुलना करना भी यहां पर सियासी बवंडर खड़ा कर चुका है, और बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में एनडीए बेहतर प्रदर्शन करने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।